अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट क्या होती है और जो हम असेसमेंट कर रहे होते हैं इसके पीछे हमारा पर्पस क्या होता है, किस मकसद के लिए हम लोग असेसमेंट कर रहे होते हैं और असेसमेंट करने के तरीक़ेकार कौन कौन से हैं। ठीक है, इसकी कितनी टाइप्स हैं। कोशिश करूँगी मैं आपको ईजी वे में बताऊँ, फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी इसको। सबसे पहले असेसमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। असेसमेंट इज़ बेसिकली द एक्शन ऑफ असेसिंग समवन और समथिंग, यानी हम किसी चीज़ को असेस कर रहे हैं, उसका जायज़ा ले रहे हैं। ठीक है, अब वो कोई इंसान भी हो सकता है जिसके बारे में हम असेसमेंट कर रहे हैं, या कुछ और उसका कोई टेस्ट हो सकता है, या हम ये देखना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल एक बच्चा, और हम स्पेशल एजुकेशन की फ़ील्ड से अगर एलिमेंट देखें तो, और उस बच्चे को स्पेशल एजुकेशन के लिए हमने फ़िक्स करना है या नहीं करना है, क्या वो उस एलिजिबिलिटी में क्राइटेरिया में आता है कि नहीं आता, या अगर उस बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह हमने ट्रांसफ़र करना है, या हमने ये देखना है कि इस बच्चे को हम कौन सी मज़ीद इसके ऊपर क्या वर्किंग करने की ज़रूरत है। तो मतलब हर चीज़ के लिए हमारे पास अगर बेस लाइन बच्चे का नॉलेज मौजूद नहीं है, हमें नहीं पता कि बच्चा इस वक्त करंट लेवल पे कहाँ पे है, तो हर चीज़ के लिए जो है वो फिर हम असेसमेंट करते हैं। जो बेसिकली हमारी असेसमेंट होती है ना, वो होती ही इसलिए है कि हम एक डिसीजन ले सकें। ठीक है, अगर हमने किसी भी किस्म का कोई डिसीजन लेना है तो हम उसमें क्या चीज़ फॉलो कर सकते हैं, ये हमें हमारी असेसमेंट बताती है। हम किसी चीज़ को असेस करते हैं ले सकेंगे ना, अदरवाइज़ अगर हम कोई भी डिसीजन ले लेंगे विदाउट एनी असेसमेंट तो वो डिसीजन तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम किसी भी डिसीजन को लेते वक्त सबसे पहले ये ख्याल रखते हैं कि हमने इसके प्रॉपर वे में इसकी असेसमेंट कर ली है, उसका जायज़ा ले लिया है। अगर हम बात करें टेस्टिंग की और असेसमेंट की, एवेलुएशन और असेसमेंट पे मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको अब जिक्र नहीं करूँगी। टेस्टिंग क्योंकि एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर आपकी असेसमेंट भी आ जाती है और आपकी एवेलुएशन भी आ जाती है। ठीक है, तो असेसमेंट जो है वो टेस्टिंग का एक पार्ट होती है। ठीक है, अब मैंने ये जो सारा एक बार उसको मैं दोबारा से एलेबोरेट आपको करना चाहूँगी कि असेसमेंट सिंपली क्या है कि हम लोग एक चीज़ का जायज़ा लेते हैं, और हम लोग ये जब बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं या उसके साथ काम कर रहे होते हैं तो साथ साथ ये हमारी असेसमेंट हो रही होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं फॉर्मेटिव। ठीक है, और असेसमेंट जो है वो टेस्टिंग का एक पार्ट होता है, और असेसमेंट हमें बताती है कि हमने एक बच्चे को कहाँ से कहाँ उसको मूव करवाना है, उसके लिए क्या हमने रिलेटेड सर्विसेज उसको प्रोवाइड करनी है। अगर बच्चे को फॉर एग्जांपल स्पीच का इशू है तो उसको स्पीच थेरेपी देनी है। अगर उसको जो है कोई फ़िज़िकल इश्यूज़ हैं तो उसकी फ़िज़िकल थेरेपी के ऊपर काम करेंगे, यानी कि फ़िज़ियोथेरेपी के ऊपर। इसी तरह अगर वो बच्चा मेंटली रिटार्ड है तब भी हम उसको पहले असेस करेंगे, देन हम उसको इस कैटेगरी में लेके आएंगे। ठीक है, हम लोग कभी भी किसी बच्चे को बहुत जल्दी हम इसको लेबल नहीं लगा सकते। हम तभी बच्चे को लेबल लगाते हैं जो आइडिया के मुताबिक हमें कैटेगरीज़ मिली हैं, या हमने कोई भी उस बच्चे को लेबल लगाना है तो हम उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी असेसमेंट क्या हुई है। असेसमेंट की बेस पे ही हम डिसीजन लेते हैं और बच्चे को लेबल लगाते हैं। होप सो इट्स क्लियर नाउ। अब नेक्स्ट आ जाता है कि हम लोग जब असेसमेंट करते हैं तो हमारा असेसमेंट करने का क्या पर्पस। अच्छा, अब जो पर्पस हैं इसके, वो बहुत से इसके पर्पसेस हैं। यहाँ पे मैं फ्यू का जो है वो जिक्र करूँगी। जैसे कि नंबर 1 पे हमारे पास मेजरिंग लर्निंग आउटकम, कि मैं बच्चों को कुछ पढ़ा रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और मैं देखना चाह रही हूँ कि इनका करंट लेवल कहाँ पे है, इन बच्चों को कितना नॉलेज मिला है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं असेसमेंट करूँगी जिससे मुझे पता चलेगा उनके बारे में, मुझे उनकी आउटकम्स का पता चलेगा। देन नंबर 2 पे आ जाता है इन्फॉर्मिंग इंस्ट्रक्शन। असेसमेंट हम इसलिए भी करते हैं ताकि माइट बी कि टीचर की पेडागोजी का तरीक़ेकार, यानी जो टीचर का पढ़ाने का तरीक़ेकार है वो ही ठीक ना हो, या बच्चे को समझ ना आती हो, तो इसलिए भी हम बच्चे की असेसमेंट करते हैं। और ख़ासकर जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको हम डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में बिठाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से एनवायरनमेंट में बच्चा अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा है। और जब भी हम इन बच्चों की बात करते हैं तो इनको हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि 2 तरह से इनके लिए बेस्ट हो, फिज़िकली भी और साइकोलॉजिकली भी। इसी तरह जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारी इंस्ट्रक्शंस का तरीक़ेकार कैसा था, हम अपनी नंबर 3 पे वही है कि वैल्यूएटिंग टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस, कि टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस को हम देख रहे हैं। फिर जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया है कि हमारा असेसमेंट करने के पीछे मकसद ये होता है कि हम कोई डिसीजन ले सकें। तो असेसमेंट जो है वो हमें बेसिकली डिसीजन मेकिंग में गाइड करती है। आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स, ऑब्वियसली मैंने देखना है कि मेरे बच्चों के क्या लर्निंग में गैप्स आ रहे हैं, उसके लिए भी मुझे उनकी असेसमेंट करनी पड़ेगी कि कहाँ पे कौन सा बच्चे का वीक पॉइंट है, जहाँ बच्चा
तंग पड़ रहा है या जहाँ बच्चे को मुश्किल आ रही है। देन फिर नंबर 6 पे हम असेसमेंट क्यों करते हैं, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं हम। इसके अंदर ये देखते हैं कि बच्चा अगर मैं उसकी साथ साथ असेसमेंट करती जाऊंगी और उसकी मुझे प्रोग्रेस पता चलेगी, या ये भी हो सकता है कि मुझे ये पता चले कि बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा, उसमें क्या उसके पीछे फैक्टर्स हैं, क्या चीज़ उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, या क्या उसकी वीकनेसेस हैं, या फिर उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और मैंने उनकी स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रेंथेंड कैसे करना है, ये सारा कुछ भी हमें असेसमेंट बताती है। और नंबर 7 पे है जी आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में बेसिकली आपका ये होता है कि लाइक आपने एक मुहासबा करना होता है, ठीक है, आपने एक जजमेंट करनी होती है, आपने एक पूरा हिसाब किताब रखना होता है, इसके लिए भी आप असेसमेंट करते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास स्टूडेंट्स का एक प्रॉपर हमारे पास इनकी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से भी एक रिकॉर्ड होता है, और उस तरह से भी हम इनके लिए करते हैं ताकि हमें पता हो कि बच्चा किस लेवल का है और हम इसे कहाँ पे किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह असेसमेंट के और भी बहुत से मकसद हैं। असेसमेंट जो है वो इसलिए भी की जाती है ताकि उसके मुताबिक बच्चे की गोल सेटिंग की जाए। असेसमेंट इसलिए भी की जाती है ताकि बच्चे को पता चल जाए उसको स्पेशल एजुकेशन देनी है कि नहीं देनी। असेसमेंट इसलिए भी की जाती है ताकि पता चल जाए कि उसको कोई कोई स्पेसिफिक इशू तो नहीं है, कोई डिसीज़ तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, उसका आईक्यू लेवल कितना है, तो मतलब लैंग्वेज की कोई इशूज़ तो नहीं है, स्पीच का इशू तो नहीं है। तो मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ वेज ऑफ विच इन विच अ टीचर डू असेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बाकी आप इसके बहुत से पर्पसेस लिख सकते हैं, चंद मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ असेसमेंट के, क्या ऐसी टाइप्स हैं इसकी, किस किस तरह से हम लोग जो हैं वो असेसमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, आप इनमें से चंद टाइप्स प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट ये होती है कि मैंने एक काम बच्चे को करवाना शुरू किया है और मैं साथ साथ उसकी असेसमेंट करी जा रही हूँ कि उसको कितना आ रहा है, ठीक है। या मैं अगर एक बच्चे को 2 पेज पढ़ा रही हूँ एक दिन में, तो मैंने अभी एक पैराग्राफ गुजरा और मैंने बच्चे से पूछा, बेटा अच्छा मुझे बताएं कितना आपको हो गया है। फिर मैंने दूसरे पैराग्राफ के बाद मतलब मैं बच्चों को साथ साथ वैल्यूएट करती जा रही हूँ। या फिर हम इसकी एग्जांपल अगर सेमेस्टर सिस्टम में लें तो हम ये ले सकते हैं, जैसे सेमेस्टर चल रहा होता है तो टीचर्स एट द एंड नहीं बल्कि साथ साथ अगर बच्चे को वैल्यूएट करते जाएं तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है सुमेटिव असेसमेंट। सुमेटिव असेसमेंट में ये होता है कि टीचर एट द एंड जाके बच्चे को देखते हैं कि इस बच्चे को कितना आता है, ठीक है। उनमें साथ साथ वाला काम नहीं होता, इसमें एट द एंड होता है। यही इन दोनों का फ़र्क भी है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट इसलिए की जाती है ताकि हम किसी चीज़ को, किसी बीमारी को या किसी मसले को जो है वो डायग्नोस कर सकें। देन आपके पास क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट आ जाती है। इसके अंदर हमारा एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि अगर 100 में से 33 नंबर आते हैं और 33 नंबर्स वाला जो है वो पास है, तो ये मैंने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है। अब उस क्राइटेरिया के मुताबिक मैं बच्चे की असेसमेंट करूँगी। देन फिर मेरे पास आ जाता है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में ये होता है कि मैंने एक एवरेज देखनी है कि अगर 10 साल का बच्चा है और वो 3 पेजेस का ऐसे लिख सकता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो 10 साल का हर बच्चा 3 पेजेस लिख सकता है। मेरी ये एक नॉर्म है, ये मेरी एक एवरेज है, मैंने एक फ़िक्स कर लिया। और अब मैं किसी भी 10 साल के बच्चे की जब जो कर रही हूँगी असेसमेंट, तो मैं ये देखूँगी कि क्या वो मेरे उस एवरेज पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। देन हमारे पास है परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट ये होती है कि आप क्लास के अंदर बच्चे की परफॉर्मेंस देखते हैं कि बच्चा किस तरह से परफॉर्म करता है, पार्टिसिपेट कैसे करता है, आई कांटेक्ट कितना देता है, बात कितनी करता है, ठीक है। आप उसको परफॉर्मेंस को इसमें देख रहे होते हैं। देन आपके पास आ जाता है पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो असेसमेंट ये होता है कि इसमें बेसिकली हम बच्चे की असेसमेंट कर रहे होते हैं और साथ साथ जो जो चीज़ हमें लगती है कि अहम है उसको हम लिख लिख कर एक रिकॉर्ड कायम कर लेते हैं, और वो पूरी हमारे पास एक रिकॉर्ड की फ़ाइल बन जाती है जिसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। और उसी पोर्टफोलियो से जब हम बच्चे की असेसमेंट करते हैं तो उसको हम पोर्टफोलियो असेसमेंट कहते हैं। देन आपके पास आ जाती है ऑथेंटिक असेसमेंट। अब ऑथेंटिक असेसमेंट भी जो है ना वो बेसिकली परफॉर्मेंस असेसमेंट से ही रेलिवेंट है। इसमें बेसिकली ये होता है कि आप इसको ऑथेंटिक असेसमेंट कहा क्यों गया है, क्योंकि जब हम बच्चे को पढ़ाई तो हम उसकी देख रहे होते हैं, ठीक है, हम ये देख रहे होते हैं कि बच्चा पढ़ने में कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जब हम उसके दूसरे एस्पेक्ट्स पे गौर करते हैं कि बच्चा अगर फॉर एग्जांपल मैथ में ठीक नहीं है तो इंग्लिश में कैसा है, बच्चा आई कांटेक्ट कितना देता है, बच्चे को अगर प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जाए तो वो कैसी प्रेजेंटेशन देता है, बच्चा बोलता कितना है, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, बच्चे के शौक क्या हैं, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या वो बुक रीडिंग पसंद करता है, क्या उसको कलरिंग पसंद है। मतलब मैं अब ये जो असेसमेंट कर रही हूँ ना, ये
मुझे बच्चे की एक जो फैक्ट बेस्ड असेसमेंट होगी, इसलिए हमें इसको जो वर्ड दिया गया ना वो है जी ऑथेंटिक असेसमेंट का। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाती है रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट। रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट क्या होती है कि आपने फिक्स्ड नंबर किए होते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप लोग अपने पेपर्स में देखें तो आपको पार्ट ए दिया हुआ है और पार्ट ए के अंदर आपको 6-7 सवाल दिए हुए हैं और पार्ट ए में जो 7 सवाल हैं वो 2-2 नंबर के हैं, तो 14 नंबर मैंने फ़िक्स किए हुए हैं। इसी तरह मैं पार्ट 2 पे जाती हूँ, यानी कि पार्ट बी में जाती हूँ, तो वहाँ पे मैंने 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं और वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 10-10 नंबर के हैं। तो ये एक फिक्स्ड क्या होता है कि इसमें मैंने हर क्वेश्चन के एक नंबर फिक्स किए हुए हैं और उसी नंबर की बेस पे मैं हर क्वेश्चन को चेक करती हूँ। इसको हम कहते हैं रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट। फिर आपके पास सेल्फ असेसमेंट आ जाता है कि आप अपने सेल्फ के तौर पे जो है वो बच्चे की असेसमेंट कर रहे हैं। देन आपके पास पीयर असेसमेंट आ जाता है। पीयर असेसमेंट में ये होता है कि लाइक आप बच्चों के साथ मतलब उनके ग्रुप्स के साथ और उनके दोस्तों के साथ उनकी असेसमेंट की जा रही है। डायनामिक असेसमेंट और स्टैटिक असेसमेंट, ये भी दो जो है वो असेसमेंट की टाइप्स हैं। इसमें भी यही होता है कि डायनामिक में आप अब जो डायनेमिक और स्टैटिक असेसमेंट है ना, इसका फ़र्क यूँ आप समझें कि डायनेमिक असेसमेंट एक ऐसी असेसमेंट होती है जिसमें टीचर जो है वो बच्चे को स्किल को जज करना चाह रहे होते हैं और स्किल को जज करते वक्त वो बच्चे को पहले तो उसकी टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद जो स्किल या जो चीज़ वो देखना चाह रहे होते हैं नहीं समझ में आ रही होती हैं, जो भी उसके मामलात होते हैं, तो वो बच्चे को टीच करते हैं और टीच करने के बाद वो उसको दोबारा से टेस्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि टेस्ट, टीच एंड री टेस्ट अ स्किल, इस चीज़ को हम कहते हैं डायनामिक असेसमेंट। जबकि जो स्टैटिक असेसमेंट है, जैसे कि स्टैटिक वर्ड भी होता है कि रुकी हुई चीज़, यानी एक ही बार में असेसमेंट की जाती है, इसमें बार बार असेसमेंट नहीं की जाती या टीच नहीं किया जाता। लेकिन जब हम डायनामिक असेसमेंट कर रहे होते हैं तो हम बच्चे को टेस्ट करेंगे, टीच करेंगे और रीटेस्ट करेंगे। देन आपके पास सिचुएशनल असेसमेंट है कि आप बच्चे को किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर डालते हैं और फिर उसको असेस करते हैं। ऑल्टरनेटिव असेसमेंट में आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव वेज़ को यूज़ करते हैं, किसी एक तरीके के ऊपर रिले नहीं करते, या जो एक आपका तरीक़ेकार होता है एज़ यूजुअल, यानी कि मैं बच्चे को चेक करना चाह रही हूँ और मैं उसको इंग्लिश के बजाय उर्दू में चेक कर लूँ, या बच्चा बोल नहीं सकता तो मैं उससे लिखवा के चेक कर लूँ। मतलब मैं कोई ऑल्टरनेटिव वे को यूज़ करते हुए बच्चे की असेसमेंट कर रही हूँ। इसी तरह कम्युलेटिव असेसमेंट आ जाती है। कम्युलेटिव असेसमेंट में आप ये इट इज़ सेम लाइक समेटिव असेसमेंट, कि आप एट द एंड एक कम्युलेटिव असेसमेंट कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि बच्चे को एट द एंड क्या चीज़ आती है। ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट, इसमें आप बच्चे को ऑब्जर्व करते हुए उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं। मल्टीपल चॉइस असेसमेंट, कि आप मल्टीपल चॉइसेस दे के बच्चे को असेस कर रहे होते हैं। और ऐसे असेसमेंट, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कि उसमें ऑप्शंस मौजूद होती हैं और उसके मुताबिक आप बच्चे को असेसमेंट कर रहे हैं। और ऐसे असेसमेंट में कि यानी कि आप उसे सब्जेक्टिव वे में असेसमेंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वे में असेसमेंट नहीं कर रहे। मल्टीपल चॉइस असेसमेंट को और ऐसे असेसमेंट को हम ऑब्जेक्टिव असेसमेंट और सब्जेक्टिव असेसमेंट भी कहते हैं। So this is all for today. Thank you so much everyone. Please do like, share and subscribe.